जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मस्त हो गए? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सब इंतजार कर रहे थे कि सर कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा जी भर गया था। और कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे सर, इसका बहुत बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और आपको शुरू से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा। अर्थात इसमें अब जो चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो प्यारे बच्चों, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं। लेक्चर बाय लेक्चर आपको हर एक चैप्टर प्रोवाइड कराया जाएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ऐसे पार्ट वाइज आपको इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोग बायोसेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लूप लॉ जो होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको हम लोग कवर करेंगे और उनके एप्लीकेशंस को भी सीखेंगे। मतलब बायोसेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग तथा एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग, इन नियमों के बारे में सीखेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, बड़ा जोरदार चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग बहुत कुछ इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके पहले सर क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, तो जरा एक बार हम लोग समरी रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा पहुंचते हैं पीछे बैकग्राउंड में, केवल आपको याद दिलाने के लिए कि इंटरमीडिएट में अभी आप लोग कितना सफर तय करके आगे आए हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सिर्फ ये ना सोचना। ठीक है, आपकी बात आनंद सर ने मानी है। आपने कहा था कि सर कब आएंगे लाइव, सर कब पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब स्टार्ट करेंगे, तो हम आए। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो हम वापस आए हैं और कंप्लीट करके ही जाएंगे। आपको पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहानेबाजी छोड़िए और अब क्लास को शेयर भी करना है और पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने जो वादा किया वो पूरा किया, क्योंकि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं तो खुद की भी नहीं सुनता हूं, केवल प्यारे बच्चों की सुनता हूं, टीपू सुल्तानों की सुनता हूं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लें और लेक्चर का नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, तो हम लोग जो पहले अभी तक इस इंटरमीडिएट के कोर्स में जो अभी पढ़ के आए हैं, पहले हमारी यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी प्यारे बच्चों। क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 10 मिनट। स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए पहला चैप्टर आपका क्या था? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था प्यारे बच्चों? क्या सीखा था हम लोगों ने? कमेंट करके बताइए हम लोग क्या सीखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने थे। क्या जाने थे? पहला चैप्टर आपका किस चीज का हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो हुआ था, जिसका हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? E इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने थे। सिंबल से चैप्टर को समझते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी उसमें टोटल 4 चैप्टर कवर किए जाते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में केवल 2 चैप्टर हैं, लेकिन रेफरेंस बुक में देखेंगे तो 4 चैप्टर आपको मिलेंगे। और 4 चैप्टर इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो बहुत आनंद आता है फिर पढ़ने में। तो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जहां हम आवेश के बारे में पहले जाने, कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज की थी, किस प्रकार से वैद्युत आवेशों को 2 भागों में बांट करके बताया था। फिर कूलाम का नियम पढ़े थे, कूलाम का सदिश स्वरूप सीखे थे। वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर उत्पन्न, ये हम लोगों ने ज्ञात की थी। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाने थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाने, और फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, निरक्षीय एवं व्यापक स्थितियों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने इतना प्राप्त किया। फिर टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, ये पहले चैप्टर से रिलेटेड था। दूसरा चैप्टर क्या था? दूसरा चैप्टर क्या था? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय।
फाई सिंबल। आपको दूसरा चैप्टर याद रखना है, फाई वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई इज इक्वल टू होता क्या है, कमेंट करके बताइए। कमेंट जो करेगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ वो पढ़ाई कर रहा है, पिछली बातें भूला नहीं है, क्योंकि बहुत भुलक्कड़ हो और बातें याद रहती हैं, दुनिया भर की पंचायत आपको याद रहती, पंचौरा लगाए बैठे रहते हो, लेकिन जब काम की जो बात होगी वो नहीं याद रखोगे। सुनिए, हाँ, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब फाई कैसे आया, चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं आपको बताया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पहले ही चैप्टर आपको सिखा दिया जाता है। धनावेश से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसे डिस्क्राइब किया था वैसे आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और इसी में हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय और उसके एप्लीकेशंस। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे अधिकतर प्रश्न जरूर बनता है। गॉस के जो प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम, उससे आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, और हाफ ईयरली या आपके पीरियाडिक जो टेस्ट हैं उसमें तो कई बार पूछा ही जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है गॉसियस थ्योरम। थर्ड चैप्टर आप लोग क्या पढ़े थे, थर्ड चैप्टर पोटेंशियल पढ़े थे सर, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे सर, पोटेंशियल वैद्युत विभव, क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सीखा था। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान में Q नॉट। सर कैसे इसमें किसी अनंत से किसी आवेश को, जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसे Q नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम अनंत से ला करके किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो कार्य निकलता है, और इसी के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। हालांकि वैद्युत विभव की आवश्यकता क्या होती है वो सब आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों में। ठीक है, सबको याद होगा कि जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण को कौन निर्धारित करता है, तो ताप निर्धारित करता है भाई। इस हाथ का टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, मान लो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों हाथों को जब हम संपर्क में लाएंगे तो यहाँ जो सेल्सियस में हम बता रहे हैं पैमाना, ये किसको माप करके बता रहे हैं, ऊष्मा को माप करके बता रहे हैं। हम ऊष्मा को ये नहीं बता रहे कि इसमें 4 किलो है कि 3 किलो है, ऐसा नहीं, ताप माप रहे हैं। और इसको माप करके हम बता रहे हैं भाई इसमें 35 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है। और जब दोनों को संपर्क में लाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा, ये इन दोनों हाथों का ताप बताएगा, ताप बताएगा भाई। 35 डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है 15 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसा ही यहां पर आवेश का स्थानांतरण कौन निर्धारित करेगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर उसे छोड़ा जाए तो वो कैसे जाएगा, उसका स्थानांतरण किस ओर होगा, इसे कौन निर्धारित करेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इसे भी पढ़ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर आप लोगों ने किस सिंबल पर सीखा है, बोलो इस सिंबल को आप याद किए हो, सी। सी आप जानते हो क्या है, कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता। संधारित्र सीखे थे, कैपेसिटर जिसे बोलते हो, जो आपके फैन में लगा होता है, कंडेंसर आम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हो, वही है कैपेसिटर। संधारित्र का क्या सिद्धांत है सब सीखे हो, क्यों, संधारित्र का सिद्धांत आप लोग सीखे हो। किसी इलेक्ट्रिक कोई भी है, उसका हम विभव बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो विभव बढ़ाने के लिए आवेश को जब दिया जाता है तो वो अनुक्रमानुपाती होता है, फिर कांस्टेंट आता है सी, इसके बारे में आप लोग सीखे हो। ठीक है, तो वैद्युत धारिता और फिर वैद्युत धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, प्यारे बच्चों कमेंट करके हमें बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर उनके बीच में प्लेटें रख करके कैसे सॉल्व किया जाता है ना। परावैद्युता, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब क्या होगा,
ठीक, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की ऊर्जा, सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया गया है। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट थी। फिर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब वैद्युत गतिकी। क्या था? वैद्युत गतिकी। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कभी भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो पड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर चलिए अब आगे समझते हैं। सॉरी, ठीक है। तो अगली यूनिट क्या हुआ करती थी? अगली यूनिट बोलो क्या हुआ करती थी? अगली यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युत गतिकी। भागेंगे नहीं कि भाग जाए सर, अभी ये तो हम सब पढ़े हैं। आज आपको पढ़ाने क्या वाले हैं? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप बने रहिएगा। अभी हम क्या आपको पीछे की ओर जोड़ रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ पर पहुंचे हैं, अभी हमारी स्टेज क्या है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रो डायनामिक्स, इलेक्ट्रो डायनामिक्स मतलब वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, ठीक है। वैद्युत गतिकी, अभी कॉपी पेन निकाल के केवल टिपने में नहीं बैठ जाना, सिर्फ बातों को ध्यान से समझना है। ये सब आप लोग लिख चुके हो, ठीक है। आप सब लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उससे भी आप देख लेना। हालांकि रिटन आपको लिखना चाहिए, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है ना, इसके लिए तो आपको तैयारी करनी ही है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैद्युत गतिकी में क्या क्या 2 चैप्टर आपने पढ़े थे। कौन सा? वैद्युत चालन, जिसमें आप अनुगमन वेग को सीखते हो। वैद्युत चालन, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सीखते हो। यहीं पर आप ओम्स लॉ सीखते हो, V इक्वल टू आई आर सीखते हो, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है, ओम के नियम का सत्यापन वो भी किससे? अनुगमन वेग के सिद्धांत से। अनुगमन वेग के सिद्धांत से या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति कीजिए, तो हम लोग वो भी डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद इसमें दूसरा चैप्टर आप जो पढ़ते हो, ये तो वैद्युत चालन हो जाता है। और इसी में जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हो इस दूसरी यूनिट में, वो क्या होता है? सरल परिपथ, सिंपल सर्किट, अर्थात किरचॉफ के नियम, ऐसा भी लिखा होगा आपकी बुक में, सरल परिपथ या तथा किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ्स लॉ सबको पता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ क्या है? सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। हालांकि अलग अलग तरह से भी लिखा जाता है। सिग्मा आई मतलब आने वाली, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। लेकिन जब दोनों के एक ही साइड ले लेंगे तो वो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। वैसे ही सिग्मा वी क्या है? अगर हम विद्युत वाहक बल, मतलब जो सिग्मा ई सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा, सभी प्रतिरोधों में जो विभवांतर बट गया है, उनके योग के बराबर होता है किसी बंद परिपथ में। किसी बंद परिपथ में, ये किसने कहा था? किरचॉफ ने बताया था। मतलब जितना करंट, जितना विद्युत वाहक बल की वजह से जितना विभवांतर वो जो फ्लो होकर के पहुंचा, सभी पर वो जो विभवांतर खा रहे हैं प्रतिरोध, उनके सबके योग के बराबर पूरा विद्युत वाहक बल सेल का जितना होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। ये था। और इसी को हम लोग क्योंकि अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोग समझाया गया है, कैसे ट्रिक बताई गई थी। एक बार आप किरचॉफ का नियम आप जा सकते हैं, यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिएगा, किरचॉफ के नियम और उस पर आधारित प्रश्नों को आपको बताया गया है। एक बार वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनुगमन वेग से ओम के नियम की प्राप्ति का भी वीडियो आप पढ़ा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के देख सकते हैं कैसे अनुगमन वेग से ओम के नियम की प्राप्ति की गई है। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज एंड
मैग्नेटिज्म, मतलब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना, सावन चल रहा है, सब लोग गाना वाना गाते रहो, झूला वूला डाल लो, झूले भी झूलो, क्योंकि मस्ती करते रहो, ये बचपन दोबारा लौट के नहीं आने वाला है ना। गाना वाना गुनगुनाओ बढ़िया झूले में बैठ के, कोई धक्का मारे गिरना नहीं, केवल चोट वोट लग जाए, पढ़ाई भी करना है, ये सब ध्यान में रखना, लेकिन गाना वाना गुनगुनाते रहो। सावन का महीना कैसे, अब जब राग बना के गाओ तभी मुझे याद आता है, गाते हैं गुनगुनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। चलिए ठीक है, जय महाकाल जय महादेव कमेंट करते रहिए। चलिए ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इसमें क्या होगा, आवेश जो होगा वो दौड़ेगा, आवेश क्या होगा, दौड़ेगा। अब आवेश अगर दौड़ेगा तो क्या होता है, इसके बारे में पहले किसने बताया, अगर बुक थोड़ा सा भी आप पढ़े हो, घर पर बुक रीडिंग कर रहे हो तो बताइएगा, जल्दी बताइए क्या होगा। गतिमान आवेश, नाम से समझो आवेश क्या हो रहा है, गति कर रहा है, और शब्द क्या आया है, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व के बारे में तो आने वाले टाइम पे मैं बता ही दूंगा। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में बताऊं चुंबक की, तो चुंबक की हिस्ट्री क्या है, तो बताया जाता है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूं चुंबक के बारे में। तो 17वीं शताब्दी में मैग्नीसिया नामक पहाड़ी में मैग्नेस नामक चरवाहा ऊपर भेड़ बकरियां चरा रहा था, लेकिन जो चरवाहे होते हैं वो कई समय के लिए, मतलब कई महीनों के लिए, लंबे समय के लिए वो चरवाहे अपने घर से निकलते हैं, इसलिए उनके चप्पलों में लोहा लगा होता है। हम और आप तो है नहीं कि 2 महीने में खराब हुई, 1 महीने में चप्पल अगर गड़बड़ दिख रही है तो हम चले जाते हैं मार्केट से दूसरी ले आते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुविधा तो होगी नहीं, इसलिए उनके चप्पलों में, स्लीपर्स में लगा होता है लोहा, ताकि वो चप्पलें जल्दी घिसे नहीं। लेकिन जब वो चरवाहे वहां पर भेड़ बकरियां चरा रहे तो ऐसी पहाड़ी में पहुंचे, मैग्नीसिया जिसका नाम था, तो उस पहाड़ी में जब पहुंचे तो उनके चप्पलें वहां पर चिपक रही थी, अर्थात वो आकर्षित कर रही थी लोहे को। तब वो लोग भाई भाग करके नीचे आए और इस जानकारी को बताया। तो साइंटिस्टों ने जब इसकी खोज की तो इसका नाम जो था, वो पत्थर जो था वो मैग्नेट, उसका नाम दिया गया मैग्नेट, मैग्नीसिया नामक पहाड़ी के नाम पर। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि चरवाहे का नाम मैग्नेस था, तो इस आधार पर भी मैग्नेट बोला जाता है। तो चुंबकत्व, जो चुंबक है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इसी तरह पहाड़ियों में, ठीक है, लेकिन उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, वो प्रायोगिक रूप से अच्छा नहीं होता है। जबकि कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया जाता है विभिन्न विधियों द्वारा, तो वो चुंबक जो है वो प्रायोगिक रूप से अच्छा होता है, उसमें अशुद्धि बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, ये सब जानकारी आप बुक से भी पढ़ सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं गतिमान आवेश के बारे में सीखने, ठीक है। अब गतिमान आवेश से संबंधित ऑस्टेड ने जो प्रयोग किया, ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ऑस्टेड का प्रयोग या कह लो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड का प्रयोग। तो ऑस्टेड का प्रयोग क्या था, ऑस्टेड का प्रयोग क्या था, ऑस्टेड ने कैसे प्रयोग किया था। तो ऑस्टेड का प्रयोग चलिए समझते हैं। ऑस्टेड ने क्या किया, ऑस्टेड ने क्या किया, एक बैटरी ली, ठीक है, बैटरी ली, सेल ली भी आप कह सकते हो, बैटरी ली और धारा प्रवाहित की, कोई भी चालक छड़ है,
चालक यहाँ पर लगा दिए, कंडक्टर है, और इसमें इन्होंने करंट को फ्लो किया। ठीक है, करंट फ्लो होना मतलब आवेश का दौड़ना। अब आवेश इसमें दौड़ रहा है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है इस सेल के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से, तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम चुंबकीय सुई इसके पास में रखते हैं, चुंबकीय सुई इसके पास में रखते हैं, तो चुंबकीय सुई होती कैसी है, कुछ इस प्रकार से होती है। इधर सिंबल ध्यान से देखिएगा, इसमें चुंबकीय सुई का काम क्या है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर हमेशा रुकती है। चुंबकीय सुई को आप अगर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी में रखोगे तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगी उसी दिशा में ये चुंबकीय सुई रुकेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और हम लोग पृथ्वी का चुंबकत्व भी पढ़ने वाले हैं, कैसे बनता है पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र, क्या कारण है। वैसे किताबों में लिखा होता है पृथ्वी के अंदर बड़ा सा एक मैग्नेट रखा हुआ है, बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये तार्किक है? इतने हाई टेम्परेचर में पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के केंद्र में निकिल जैसे पदार्थ जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, ना कि मैग्नेट है। तो ऐसी एकमात्र कल्पना है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी के अंदर जाया ही नहीं जा सका है। सिर्फ एक कल्पना और जो हमारी पैरामीटर हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर है क्या, आंतरिक संरचना कैसी है, अभी पूर्ण रूप से हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। हालांकि अब मैग्नेटिज्म, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, वो काफी हद तक परिभाषित हो चुका है कि ये जो पिघले हुए मेटल हैं वो क्या होते हैं, राउंड करते हैं। सारी बातें हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात गलत है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है, ये बात गलत है। आपको उस चैप्टर में हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो जब चुंबकीय सुई यहां पर रखी जाती है, चुंबकीय सुई रखी जाती है, तो ऑस्टेड ने जो बताया कि जब हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो धारा कैसे प्रवाहित होती है, आवेश के गति करने से प्रवाहित होती है। तो जब आवेश दौड़ने लगा, चुंबकीय सुई लेकर के आए, तो चुंबकीय सुई में कुछ इस तरह का विक्षेप उत्पन्न हो गया। इस तरह से वो क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, मूव कर गई चुंबकीय सुई, कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन में बन गई। ठीक है, मतलब जैसे ही चुंबकीय सुई रखी गई तो वो घूम गई। ठीक, मतलब उसमें जो विक्षेप पहले ऐसे थी, जैसे ये मैं अभी दिखा रहा हूं, ये चीज सिंबल दिख रही होगी, ठीक, चुंबकीय सुई। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की गई, पहले यहाँ पर कोई मान लो कनेक्ट नहीं किया गया था बैटरी से उस चालक को, तब इस प्रकार की थी चुंबकीय सुई। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की गई तो चुंबकीय प्रकार से घूम गई। फिर ऑस्टेड ने प्रयोग किया कि चलो ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन एक और तरीका अपनाते हैं। इन्होंने इस बार क्या किया कि बैटरी की जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। बैटरी की जो डायरेक्शन थी वो क्या कर दी प्यारे बच्चों, चेंज कर दी। बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। धारा हमेशा प्लस वाली दिशा से प्रवाहित होती है, ये जान लीजिएगा, सब कुछ सीखे हो, ये पुरानी बातें हैं, पिछले चैप्टर की बातें हैं, ठीक है। धारा अपने मार्ग से वापस फिर अपने सेल पे चली जाती है। यहाँ पर क्या दौड़ रहा है प्यारे बच्चों बताओ, तो चार्ज दौड़ रहा है। अब जो चुंबकीय सुई की डायरेक्शन थी, चुंबकीय सुई की जो अब डायरेक्शन थी वो किस प्रकार बन गई, यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में घूम जाती है। चुंबकीय सुई का विक्षेप कुछ इस प्रकार का हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। अब चुंबकीय सुई उल्टी दिशा में मूव कर जाती है। पहले इस दिशा में नॉर्थ साउथ ऐसे था तो इधर मूव की थी, और जब हमने धारा की दिशा को बदल दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई, मतलब चुंबकीय सुई की भी दिशा बदल गई। इस आधार पर व्यक्त किया उन्होंने, ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि गतिमान आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है कि गतिमान आवेश के चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो कई बच्चे प्रश्न में केवल वैद्युत क्षेत्र टिक करके चले आते हैं या केवल चुंबकीय क्षेत्र टिक करके चले आते हैं। ऐसा नहीं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये था ऑस्टेड के प्रयोग। तो ऑस्टेड के प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि गतिमान आवेश के चारों ओर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, गतिमान आवेश अपने चारों ओर, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ
चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑस्टेड का प्रयोग ये समझ में आ गया होगा कि अब आवेश जो है वो दौड़ रहा है, और अगर आवेश दौड़ रहा है, अगर आवेश स्थिर था तो उसके चारों ओर केवल क्या, वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन जब आवेश दौड़ने लगेगा उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की, सर चुंबकीय क्षेत्र की बात की तो ये क्या वैद्युत क्षेत्र की तरह है? तो बिल्कुल है। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों रिलेट करके हम समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चलिए इसे समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में भी समझते चलो ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंफ्यूजन न रहे। जो बच्चे थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कवर करके चल सकते हो, थोड़ा बहुत चलता है। हम स्पेशली किसके लिए बनाए? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक मतलब वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। ये भी सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित किया जाता था, कोई बता सकता है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसी डिफिनीशन हुआ करती थी, अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ, कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो सकता है, लोहा भी हो सकता है भाई, लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो, है ना। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर हम चुंबक के चारों ओर का तो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ नहीं रहे, हम तो किसी गतिमान आवेश के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो सर इसकी दिशा विशा कैसे हमें मिलेगी, कैसे दिशा प्राप्त की जाएगी? तो चलिए इसके बारे में भी समझते हैं, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है बायो सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ना है? बायो सेवर्ट लॉ मतलब बायो सेवर्ट का नियम और उनके एप्लीकेशन मतलब उनके अनुप्रयोग भी सीखने हैं। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर रहने वाला है, बस आपको जरूरत है शेयर करने की। ठीक है, आपको जरूरत है शेयर करने की। ठीक है, चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? किसी गतिमान आवेश के चारों मतलब कोई तार है, आइए समझते हैं। कंडक्टर है, कोई कंडक्टर वायर है, हाँ ये रहा वायर, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है। अब हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसकी परिभाषा समझ चुके हो। हम सीख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है? तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? धारा किधर जा रही? इधर। इसके लिए नियम होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, क्योंकि दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है। इसलिए हमें 1 नंबर और 2 नंबर जोड़ देना है, इसलिए ताकि आप याद रहें, कंफ्यूज ना हो। बाकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इन दोनों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। लेकिन सबसे आसान है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। चलिए समझते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। कि हमें अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को, जो हथेली है इसके अंगूठे को उस दिशा में रखना है जिस दिशा में धारा चालक में प्रवाहित हो रही है। तो धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही? ऊपर की ओर। तो अंगूठे को किस तरफ रखना है? ऐसे।
अंगूठे को ऊपर की ओर रखना है, फिर उंगलियों को उस ओर घुमाना है, उंगलियां जिस ओर घूमे, ये ध्यान से इस बात को समझना, अंगूठे को धारा प्रवाह की दिशा में रखना है और फिर उंगलियां जिस ओर घूम सके, क्या उंगलियां पीछे की ओर घूम सकती हैं? तोड़ दें हम, हमारा हाथ हमको प्यारा नहीं है, हाँ, क्या हम पीछे की ओर मोड़ सकते हैं? उंगलियों को नहीं मोड़ सकते, हम अंदर की ओर ही कर्ल कर सकते हैं, है ना, इसी ओर हमारी उंगलियां घूम रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है जिस ओर उंगलियां घूमती हैं, ठीक है। तो अंगूठे को धारा की प्रवाह की दिशा में रखने पर उंगलियां जिस ओर घूमे उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो जैसे हमें इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, धारा की दिशा इधर है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो जो है रिप्रेजेंट की जाएगी इस प्रकार से क्रॉस चिन्ह की ओर। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो, इनसाइड हो, तब उसमें हम इस प्रकार के क्रॉस चिन्ह लगाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो कॉपी और पेन की सहायता से पढ़ना है, तो इसलिए होगी तो क्या, ये वायर है, इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ऐसे रखेंगे। अब कर्ल करते जाओ उंगलियां, पूरा घूम जाओगे गोल गोल, पूरा गोल गोल घूम जाओगे, चारों ओर पूरा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे होगा। लेकिन पढ़ रहे हैं ना कॉपी पेपर में, तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये नहीं कि भैया गोल गोल चारों ओर होती है, ऐसा नहीं, उसमें आपको दिखाना होगा, वो चीजें सीखनी होती है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर होगा। इसको लिखते कैसे हैं, तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, पढ़ते इस प्रकार है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। और इधर चलिए समझते हैं, अगर इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं क्यू, अब इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर से वही काम जो आपका है, क्या, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, फिर उंगलियां जिस ओर कर्ल करें। अब अगर आप ऐसे रखेंगे, अंगूठा नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। अब उंगलियां किस ओर घूम सकती बताओ, आपकी ओर घूम रही है, आपके मुंह की ओर, हाँ, कैमरा के अंदर से भी मैं पिटाई कर देता हूँ ऑनलाइन, इतना याद रखिएगा, तो ध्यान से समझते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, हैंड रिटन। तो यहाँ पर उंगलियां किस ओर घूमती हैं, बाहर की ओर घूम रही हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, कुछ इस प्रकार से सिंबल के द्वारा आपकी बुक में बने होंगे, देख लेना, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, तो इसको लिखते हैं कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। चलिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी सीख लेते हैं। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि हम पेंच को इस प्रकार से रखना, पेचकस को इस प्रकार रखना है और पेंच को ऐसे घुमाना है धारा प्रवाहित होने की दिशा में। पेंच रखो, ऐसे घुमाते हो, कभी कुछ भी घर में खुरा पेच किए हो कि नहीं किए हो, बोर्ड वोर्ड बनाए नहीं होगे लेकिन बिगाड़े जरूर होगे, अगर बिगाड़े हो तो देख लेना, उसमें ऐसे ऐसे पेच घुमाए होगे, पेच कसे भी होगे और पेच को ढीला भी किया होगा, ऊपर भी निकाला होगा, खोला होगा। लेकिन पेच को जब हम कसते हैं ना, उसमें टाइट करते हैं, तो जब कसे तो धारा प्रवाह की दिशा में वो बढ़ रहा हो चुंबक, सॉरी वो कीला, जो भी आपका पेंच हो वो क्या हो, ऊपर की ओर, जैसे हम यहाँ पर धारा की दिशा को ऊपर की ओर दिखाए हैं, तो पेंच को ऐसे रखना है, जब पेचकस से कसे तो पेंच धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो यहाँ पर अंगूठा देखो कैसे घूमेगा, अगर हम ऊपर ऐसे कस रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं पेच को, तो पेचकस किधर घूम रहा है, देखो अंगूठा इधर अंदर की ओर घूम रहा है, तो यहाँ पर अंगूठा अगर अंदर की ओर घूम रहा है तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम हो गया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बायो सेवर्ट का नियम। तो हम चाह रहे हैं कि ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये लेक्चर नंबर 1 था, अब जो आगे हम लेकर के आएंगे वो बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप और उसके अनुप्रयोग। एक वीडियो लेक्चर में हम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये नहीं कि अभी आपको
शांत बैठना है। इतने ही चीज़ों से रिलेटेड आपको अपना नोट्स तैयार कर लेना है, बाकी पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जितने पिछले लेक्चर हैं, जिनको नहीं पता है वो चैनल पे जाएं और देखें। यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन भी मिल जाएगा, किरचाफ के नियम और उनके न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर भी आपको देख लेना है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। बाकी आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।